वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार। मैं इस समय इलाहाबाद में हूँ, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। कभी इस शहर को आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहा जाता। अब यहाँ गिने चुने लोग आईएएस बनते हैं, नहीं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में आईएएस बनने वालों की कतारें लगा करती थी। कहने का मतलब ये है कि इस शहर में एक दौर ऐसा भी गुजरा है, एक आलम ऐसा भी गुजरा है, जब यहाँ नतीजे खूब ज़्यादा आते थे, लेकिन अब नतीजे गुम हो गए हैं। उसी तरह से जैसे हिंदी माध्यम के छात्रों के नाम भी इन नतीजों से गुम होते गए हैं। आखिर वह कौन सी वजहें हैं जिसके चलते हिंदी माध्यम के छात्र या हिंदी माध्यम के प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं में ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं, इक्के दुक्के ही सफल हो पा रहे हैं? वो ढूंढने से भी नहीं मिलते। हम इसे ही समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो सेलेक्ट भी होते हैं वो इन नतीजों के अंतिम पायदानों पर क्यों होते हैं, और वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि हाँ, वह भी इस परीक्षा में हैं। कुछ ऐसा ही लगता है। इस बात को समझने के लिए हमें दो तरफ से समझना होगा। एक, सरकारों की इस मामले में क्या कोशिशें हैं। दूसरी, हिंदी माध्यम के छात्रों की क्या परेशानियां हैं, क्या कमियां हैं और क्या समस्याएं हैं। हम उनकी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को छोड़ भी दें, जो हालांकि उनके पूरी तैयारी के पैटर्न से, यानी पूरी परवरिश से या उनके पूरे विचार श्रृंखला से जुड़ी हुई हैं, तो हम उन चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे जो दरअसल हिंदी माध्यम के छात्रों के सामने एक समस्या के बतौर उभर कर सामने आती है। इसमें सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल सरकार की ओर से क्या समस्याएं हैं और सरकार की ओर से क्या हिंदी माध्यम या अन्य भारतीय भाषाओं के विद्यार्थियों की क्या उपेक्षाएं हैं। मैं अपेक्षाओं की बात नहीं कर रहा, उपेक्षाओं की बात कर रहा हूं, और इस उपेक्षाओं को हम एक कुछ आंकड़ों के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। और यह आंकड़े जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, वह विभिन्न समाचार पत्रों से लिए गए हैं, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के आंकड़े जारी नहीं करती है। इस अध्ययन के मुताबिक हिंदी माध्यम के चयनित उम्मीदवार 2013 में 17% थे, 2014 में यह आंकड़ा 2.11% था, 2015 में 4.28%, 2016 में 3.45% और 2017 में 4.06% था, जबकि 2018 में 2.16% और 2019 में 1.80% और 2020 में चयनित उम्मीदवारों की संख्या मात्र 3.70% थी। निश्चय ही यह ग्राफ किसी भी तरह से प्रभावित तो नहीं ही करता है। मुझे लगता है कि इसके लिए वास्तव में सरकारों की प्राथमिकताओं और हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के मनोविज्ञान को अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो इन आंकड़ों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वास्तव में हिंदी माध्यम के छात्रों की स्थिति क्या है, और इन आंकड़ों से ये स्पष्ट भी होने शुरू हो गया होगा आपको कि दरअसल सरकारों की प्राथमिकताएं क्या हैं। सरकारें जो हों, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो केंद्र में, यह प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह उसके लिए इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था न सिर्फ एक व्यवस्थागत स्थिति को बनाए रखने का काम करती है, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में भी इस व्यवस्था की एक अहम भूमिका है। इतने विशाल देश को आपस में जोड़ कर रखने में इस व्यवस्था की भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में सरकार ज़रूर वक्त पर इस प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उस व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिशों के तहत उसकी मानसिकता में कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता। वर्तमान जो सरकार है, उसकी जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उस नई शिक्षा नीति का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाने वाले, उसका नेतृत्व करने वाले मशहूर जो वैज्ञानिक हैं के कस्तूरीरंगन, उन्होंने अपने एक विचार में यह इस बात को व्यक्त किया है कि भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है, किस तरह से वह अपने ही नागरिकों के विरोध में कहीं ना कहीं जाकर खड़ी होती है। इस संदर्भ में वह कहते हैं, भारत की सर्वोच्च नौकरशाही जनता से कटी रहती है। वह भाषा, व्यवहार, रहन सहन, चाल ढाल में जनता से दूरी बनाए रखती है और इसका मुख्य कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था में है। इसी विचार के मद्देनज़र
इस व्यवस्था का अधिकाधिक भारतीकरण करने की कोशिशें की गई, इसलिए इसकी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव भी किए गए, लेकिन वह काफ़ी हद तक नाकामयाब रहे। निश्चय ही इसके लिए सरकारों की कम इच्छा शक्ति ज़्यादा जिम्मेदार रही। इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ वो 1979 में कोठारी समिति की जो सिफारिशें थीं उसके अंतर्गत हुआ। कोठारी समिति की सिफारिशों के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में का जो इसका जो नाम था उसको बदलकर सिविल सेवा परीक्षा किया गया। साथ ही भारतीय भाषाओं में उत्तर देने की छूट दी गई। डॉक्टर कोठारी ने इस संदर्भ में जो कहा था वह ये है, जिन अधिकारियों को भारतीय भाषाएं नहीं आती हैं उन्हें देश की इन सर्वोच्च भाषाओं में आने का कोई हक नहीं है, जब तक कि वे किसी भारतीय भाषा को नहीं जानते हों। वे कैसे जनता के दुख दर्द को समझेंगे। इस बदलाव से भारतीय नौकरशाही का रूप वास्तव में जन्मवादी हो गया। इस बदलाव की समीक्षा के लिए 1988 में सतीश चंद्र समिति बनी। इस समिति के मुताबिक भारतीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन क्रांतिकारी बदलाव था। पहली बार आज़ाद भारत के इतिहास में पहली पीढ़ी के गरीब आदिवासी भारत की सर्वोच्च सेवाओं में पहुँचे हैं। करीब 15 से 20% उम्मीदवार हिंदी, तमिल, मराठी, मलयालम सहित संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं के माध्यम से इन सेवाओं में चुने गए। यह अधिकारी अपने कार्य में सक्षम और संवेदनशील साबित हुए। हालांकि 2011 में परीक्षा प्रक्रिया में अंग्रेजी के पक्षधरों द्वारा लाए गए कुछ बदलाव ने एक बार फिर भारतीय भाषाओं के परीक्षार्थियों के चयन में संकट पैदा कर दिया और अब उनका चयन का प्रतिशत 4 से भी कम हो चुका है। वैसे यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया है। जाहिर है एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया का प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है। सेवानिवृत्त नौकरशाह श्री प्रेमपाल शर्मा के शब्दों में कहें तो आज़ादी के इतने वर्षों बाद जिन प्रशासनिक सेवाओं का भारतीकरण होना चाहिए था, जिनमें भारतीय भाषाओं के अधिक उम्मीदवार चयनित हो पाते, उस परीक्षा की स्थिति यह है कि अंग्रेजी जानने वाले 5% से कम होने के बावजूद 95% पदों पर चयनित हो रहे हैं। ऐसे में उनके उठाए गए प्रश्न ज़्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं कि क्या देश को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति नहीं चाहिए? क्या भारतीय भाषाएं इतनी कमज़ोर हैं? क्या भारतीय भाषाओं में पढ़े छात्र इतने कमतर साबित हुए हैं? यदि नहीं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अंग्रेजी हमारी हर परीक्षा पर लगातार हावी होती जा रही है? जाहिर है लोक प्रशासन की भर्ती प्रक्रिया को ऐसा बनाने की ज़रूरत है जिससे वह ज़्यादा ज़मीनी अनुभव प्राप्त कर सके और ज़्यादा संवेदनशील बन सके। जिन महानुभावों ने अब तक आपके सामने मैंने जिनकी बात रखी, यह अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज लोग रहे हैं और इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जिन भी क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है, इन्होंने अपनी बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं और इनका यह जो अनुभव है यह इनके वर्षों की उस भूमिका की देन है। और वास्तव में यह बात भी स्पष्ट है कि अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा को या भारतीय व्यवस्था को उस औपनिवेशिक मानसिकता के दायरे से बाहर आना है तो उसे अपनी ही भाषा में सोचना होगा, क्योंकि जब सुशासन की बात आती है तो सुशासन की बात समाज के सिर्फ एक खास तबके तक सीमित नहीं होती बल्कि व्यापक जनमानस तक जाती है। और यह सुशासन तभी आ सकता है जब व्यापक जनमानस की जो बात है वह सत्ता तक पहुँचे, और व्यापक जनमानस की बात सत्ता तक पहुँचने का जो माध्यम होती हैं वह यह प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं। जो जनमानस है और हमारा देश जिस तरह की विविधता वाला देश है, भाषाओं के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो जिस तरह की विविधता है उसमें उन भाषाओं के जरिए जो कि अधिकांश लोग बोलते हैं और जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनके संप्रेषण को, उनके मूल वक्तव्यों को, उनकी मूल बातों को समझने के लिए दरअसल उनकी भाषाओं को समझने का भी की भी ज़रूरत होती है। और निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसा होना चाहिए कि दरअसल वो जनता की भाषा को समझ सकें और उन भाषाओं के तात्पर्य को सत्ता तक पहुंचा सकें। नहीं तो एक औपनिवेशिक खोल में ढकी हुई व्यवस्था वह कभी किसी भी तरह से जनता के ऊपर शासन करने की व्यवस्था हो सकती है, जनता की सेवा करने की व्यवस्था नहीं हो सकती है। और इसी संदर्भ में हम देखा जाए तो दरअसल भाषाएं जो हैं वो राष्ट्रीय निर्माण में खाद पानी का काम करती हैं। यह तो परिप्रेक्ष्य था सरकार की समझदारी का या सरकार के दृष्टिकोण का। अब मैं बात करना चाहता हूं हिंदी माध्यम के जो उम्मीदवार हैं, उन हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों का जो दृष्टिकोण है वह क्या है। तो हिंदी माध्यम के उम्मीदवार हैं, उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है या उनकी जो सबसे बड़ी शिकायत होती है
वह होती है कि हिंदी माध्यम में उनके लिए उचित अध्ययन सामग्री की कमी है। विशेष रूप से वो करंट अफेयर की जो सामग्री होती है या समसामयिक घटनाओं की जो सामग्री होती है वो उसके लिए वो मानते हैं कि वो अंग्रेज़ी में बेहतर है और हिंदी में नहीं है। निश्चित रूप से ये सही बात भी है, और जो हिंदी में आती भी है वो अंग्रेज़ी का ही त्रुटिपूर्ण अनुवाद होता है या ख़राब अनुवाद होता है, और उसी रूप में वह विद्यार्थियों तक पहुंचती है। लेकिन यह जो सामग्री है, उस सामग्री का क्या किया जाए, इस सामग्री को समझने की ज़रूरत है। और इस घटिया जो सामग्री है जो अंग्रेज़ी माध्यम से हिंदी माध्यम में आती है ट्रांसलेट के जरिए, जो विभिन्न संस्थान करते हैं, विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं, विभिन्न मैगजीनों में के जरिए आती है, उसमें कई तमाम तरह की गलतियां होती हैं, और जो अनुवाद होता है उसका परिप्रेक्ष्य भी इतना ख़राब होता है कि उसे सटीक तरीके से समझना कठिन होता है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि उन सामग्री का करना क्या है, यह कैसे पता होना चाहिए, यह एक बहुत बड़ी समस्या आती है। लोक सेवा में यूपीएससी के सवालों का जो नज़रिया होता है वह तथ्यात्मक कम होता है, अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होता है। तो इसलिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो सामग्री मिलती है वह तथ्यात्मक ज़्यादा मिलती है। उसमें जो अवधारणात्मक कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी की ज़रूरत होती है, जो अवधारणात्मक ज्ञान की ज़रूरत होती है, वह बेहद कम होती है। तो इसलिए यह एक बड़ी समस्या है हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। मैं इस प्रोग्राम में उन समस्याओं पर विचार करना चाहूँगा जो समस्याएँ दरअसल हिंदी माध्यम के छात्रों के सामने आती हैं, और अगले वीडियो में मैं इन समस्याओं से निपटने के तरीके आपको बताऊँगा। दूसरी जो समस्या आती है वह यह आती है कि हिंदी माध्यम के छात्र सामान्य रूप से ये तय ही नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उनके पास पढ़ने के लिए सामग्रियों का ढेर हो जाता है। जो उसके सीनियर या जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ते हैं उसके टीचर या अपने ही खुद के द्वारा तय करके वो अपने पास सामग्रियों का भंडार लगा लेते हैं, और कई सामग्रियाँ तो उसमें ये उतनी होती हैं कि वो कभी उनके द्वारा पढ़ी ही नहीं जाती हैं उनको। और वास्तव में हकीकत तो ये है कि इस सामग्रियों के भंडार के साथ साथ उनके साथ एक समस्या और भी आती है कि वह सामग्री तो खरीद लेते हैं, पढ़ने के लिए पुस्तकें ढेर सारी खरीद लेते हैं, ढेर लगा लेते हैं, लेकिन वो इस बात की कोशिश नहीं करते कि दरअसल जिस परीक्षा को वो देने जा रहे हैं उस परीक्षा का सिलेबस क्या है, इसको जानने की कोशिश करें। तो सामान्य रूप से वह परीक्षा के सिलेबस को देखते भी नहीं हैं। जो लोग देखते हैं वह उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और चंद लोग ही हैं जो इसको समझने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से होता क्या है, इस तरह से होता है कि जब आप सिलेबस नहीं देखते हैं, जब आप सिलेबस को समझते नहीं हैं, तो आपके पास सामग्री का, पुस्तकों का और तमाम तरह के जो तथ्यों का भंडार हो जाता है, जो दरअसल आपको एक डस्टबिन में बदल देता है, एक कूड़ा घर में बदल देता है, जिसका फ़ायदा आप समय पे उठा नहीं पाते हैं, और यह दिक्कत आपके सामने आती है। इसके अलावा हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ जो समस्या है वह समस्या ये होती है कि वह परिणामपेक्षी नहीं होते हैं, यानी परिणाम उन्मुख नहीं होते हैं, और साथ साथ इसके वह व्यवहारिक नहीं होते, यानी उस परिणाम को हासिल करना है उसके लिए क्या व्यवहारिक होना चाहिए वह नहीं होते हैं, और इसलिए वह एकाग्र भी नहीं हो पाते, और जब एकाग्र नहीं हो पाते हैं तो वह सही तरीके से उस पर मेहनत भी नहीं कर पाते हैं, और इस तरह वह तमाम तरह के गिरोहों का शिकार होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, जिसमें उनके सीनियर्स भी आते हैं, जिसमें तमाम तरह के अन्य लोग आते हैं जो उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। इससे उनका जो भटकाव है वह एक बड़ी समस्या बनकर उभरता है। इसके साथ साथ ही यह समस्या भी आती है हिंदी माध्यम छात्रों के सामने कि वो वैकल्पिक विषयों का जो चुनाव करते हैं उस चुनाव में वो बहुत ही तार्किक नहीं होते। इस पर मैंने विशेष रूप से मैं एक वीडियो इस पर मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और उसमें मैं स्पष्ट रूप से आपको बताऊँगा कि वैकल्पिक विषयों के चुनाव के समय आपको क्या ध्यान रखना है और किस तरह से आपको वैकल्पिक विषयों का चुनाव करना है। तो यह जो वैकल्पिक विषयों का चुनाव जो है वह वास्तव में, मैं संक्षेप में कहना चाहूँ तो वास्तव में वह आपकी रुचि से संबंधित होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति के या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की सलाह के आधारों पर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो समस्या आती है वह कि जब हिंदी माध्यम का जो छात्र है वो जो छात्र हैं वो जिस परिवेश से आते हैं, वह जिस जगह से आते हैं, जिस तरह की पढ़ाई करके आते हैं, उसमें उनमें तार्किकता का अभाव होता है। ज्ञान की कमी नहीं होती, ज्ञान उनके पास होता है, लेकिन तार्किकता की कमी होती है, प्रश्नों की समझ की कमी होती है, और वह प्रश्नों की समझ का जो सिलसिला है वो वही पुराना सिलसिला जो उन्होंने स्नातक या परास्नातक के स्तर तक अपनाया होता है, उसी सिलसिले को वह अप्लाई करते हैं। इस पर भी मैं अगले वीडियो में आपसे विस्तृत बात करूंगा। इसके साथ साथ उनके साथ यह ज़रूर है कि उनकी जो
परिवार की जो आर्थिक बेबसी है या आर्थिक जो मजबूरी होती है, खासकर क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्र उस परिवेश से आते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी उनके ऊपर दबाव के रूप में काम करती हैं। और इन दबावों से कैसे निपटने की कोशिश करनी है, क्या निपटना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं इस पर भी आगे आपसे विस्तृत बात करूँगा। लेकिन ये जो समस्याएँ हैं, या कुछ इस तरह की समस्याएँ हैं जिनसे आपको निपटना चाहिए। और इन सब के साथ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि किसी भी व्यक्ति का जो मोटिवेशन होता है, वो मोटिवेशन आपके लिए बहुत अच्छा लग सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से जब आपको वो समझाता है तो आप बहुत मोटिवेट होते हैं, आप उसके प्रशंसक होते हैं, आप इसको समझते हैं। लेकिन याद रखिए कि जो बाहरी मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा वक्त का नहीं होता, वो अधिक से अधिक आपके साथ 1 या 2 दिन काम करता है, लेकिन उसके ज़्यादा वह आपको मोटिवेट नहीं करता। इसलिए ज़रूरी इस बात की है कि आप बाहरी तरीके से या सिर्फ लोगों से मोटिवेट मत होइए, बल्कि अपने आप से मोटिवेट होइए। यानी आप अपने आप से अपने आप से प्रेरित होइए, अपने आप से प्रेरणा लीजिए और अपने आप से आप वादा करिए, तभी आप वास्तव में अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो सकते हैं और सही तरीके से आप अपने अंदर कोई स्थायी बदलाव हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बाहर का मोटिवेशन आपको द्वेलित तो कर सकता है, लेकिन आपके अंदर जो बदलाव ज़रूरी है वह नहीं आ सकता। इसलिए आपको अपने आप से ही वादा करना होगा, अपने आप से ही आपको स्थायी बदलाव लाना होगा। और इसलिए आपको अपने टेम्परामेंट या अपनी मनोदशा को बदलना होगा। इसमें कुल मिलाकर आप अपनी स्थितियों का वास्तविक मूल्यांकन करिए, और उन वास्तविक मूल्यांकन करते हुए आप अपनी अंतःप्रेरणा के निश्चय के साथ इस परीक्षा में उतरिए, तो आप अपनी मंजिल खुद निर्धारित कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में महात्मा बुद्ध ने कहा था, आत्मदीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनिए। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।